दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फॉरेन इनकम को अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैंडेटरी भी है। अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सो बहुत सारी जो एमएनसीज हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ई सॉप्स देती हैं, यानी कि कुछ शेयर्स देती हैं। ये शेयर्स इनके कॉम्पनसेशन का पार्ट होता है, इनके सैलरी पैकेज का पार्ट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से फॉरेन इनकम का डिस्क्लोजर आपकी आईटीआर में होना चाहिए। अगर ये डिस्क्लोजर सही तरीके से नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ पर काफी ज्यादा हार्श प्रोविजंस हैं, नोटिस आने के चांस भी बढ़ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो क्या क्या डिस्क्लोजर्स यहाँ पे होने हैं इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, लॉजिक के साथ कि क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है, किस तरह से हमें ये सारे शेड्यूल्स अपडेट करने हैं। आफ्टर द वीडियो यू विल बी एबल टू फाइल योर आईटीआर बाय योर ओन। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सो दोस्तों फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर के केस सबसे पहले आता है आपका सैलरी शेड्यूल। सो बेसिकली जो भी आपको ईसॉप्स मिलते हैं ये आपकी सैलरी का ही पार्ट होते हैं, और इसीलिए जब ये ईसॉप्स मिलते हैं तो आपके फॉर्म 16 में इसका डिस्क्लोजर ऑलरेडी होता है और इसके हिसाब से आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। यानी कि जैसे ही आपको ईसॉप्स मिले, जो भी आपका टैक्स अमाउंट बना आपकी सैलरी पे, वो अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया गया। अब सवाल ये आता है कि क्या इसके बाद भी हमें कोई टैक्स पे करना है? जी हाँ, कुछ शेयर्स के ऊपर क्या होता है कि आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। बेशक ये काफी छोटे अमाउंट्स के डिविडेंड हो सकते हैं, लेकिन हाँ डिविडेंड हैं तो आपको उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा और वो आपकी टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कई बार आप कुछ शेयर्स को बेच भी देते हैं ड्यूरिंग द ईयर। इन दैट केस अगर आप सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको होगा कैपिटल गेन, और ये कैपिटल गेन दोस्तों टैक्सेबल होता है, यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर शेड्यूल FA विच इज शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट्स, वहाँ पे आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। शेड्यूल ऑफ अदर इनकम में आपकी जो भी डिविडेंड इनकम वगैरह है वो आती है। इसके अलावा आपका शेड्यूल FSI है, फॉरेन सोर्स इनकम। इसके अलावा आपका शेड्यूल TR है, फॉरेन टैक्स रिलीफ। और इसके बाद है आपका शेड्यूल कैपिटल गेन्स एंड देन फॉर्म 67। फॉर्म 67 तब फाइल किया जाता है जब आपको टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है। सो जिस तरह से इंडिया में भी आपको कोई इनकम मिलती है तो उससे पहले उस पर TDS काट लिया जाता है, राइट। सो इसी तरह से जब आपको फॉरेन सोर्सेस पे डिविडेंड मिलते हैं वहां पर भी दोस्तों ऑलरेडी आपका TDS काट लिया जाता है। और एज पर DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट आप एक इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं पे कर सकते। यानी कि जो भी आपका टैक्स बन रहा है इंडिया में, आपको उस पर टैक्स रिलीफ मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि जितना भी आपने टैक्स US में पे कर दिया है उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, और इसके लिए आपको फाइल करना होता है फॉर्म 67। सो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे पास रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है डिविडेंड इनकम आपकी $111 की हुई है। इंटरेस्ट इनकम है 00, स्टॉक सेल्स हुआ है $774 का, US बैकअप टैक्स विद होल्डिंग 0, एंड नॉन रेजिडेंट एलियन विद होल्डिंग यानी कि आपका TDS जो कटा है नॉन रेजिडेंट यानी आपके लिए वो $24 का, 24.71 USD आपका यहाँ पर डिविडेंड भी कटा है। आपका यहाँ पर TDS भी कटा है। TDS इज नथिंग बट योर विद होल्डिंग टैक्सेस। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है, वो ये है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे आपको इंश्योर करना है कि ये सभी ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 इस टाइम ड्यूरेशन के होने चाहिए। और जो आपके डिस्क्लोजर्स जाते हैं फॉरेन एसेट्स के, वो आपके कैलेंडर ईयर के बेसिस पे जाते हैं। तो जब हम उस पर आएंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। इस रिपोर्ट को आप स्क्रॉल डाउन करते हैं और समझते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल राइट, सो ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास डिटेल्ड ब्रेकडाउन है डिविडेंड इनकम का, राइट। सो अमाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शन डेट्स हैं, डिविडेंड इनकम है। ये सभी इनकम दोस्तों हमारे पास आ रही है US डॉलर्स में। इसके बाद दोस्तों अगले पेज पे हमारे पास कुछ और डिटेल्स हैं, एंड दीज आर डेट सोल्ड और ट्रांसफर्ड। आपने कुछ शेयर्स को सोल्ड किया है, ट्रांसफर किया है, और कब आपने एक्वायर किया था, कितनी क्वांटिटी आपने बेची है, क्या आपकी कॉस्ट थी, कितना आपको पैसा मिला है, कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये भी आपका यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। सो आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। अगेन यहाँ पर भी दोस्तों आपके पास US डॉलर्स में करेंसी है, और इसे कन्वर्ट करना होगा दोस्तों INR में, इंडियन रुपीज में, क्योंकि आपकी जो ITR फाइल होती है वो US डॉलर्स में नहीं होती, इंडियन रुपीज में होती है। सो दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर है उस डेट पर क्या है आपका एक्सचेंज रेट, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पर ले चलता हूं। सो दोस्तों ये है ऑफिशियल SBI TT रेट्स, ठीक है। और यहां पर दोस्तों आपको रेट्स मिल जाएंगे USD INR के। TT बाय रेट आपको लेना रहेगा। सो यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये वाला ट्रांजैक्शन देखता हूँ मैं जुलाई 18 का, राइट। सो जुलाई 18 का यहाँ पर आपको जुलाई 18 लेना पड़ेगा। सो यू जस्ट नीड टू गो बैक, जुलाई 18, राइट। सो जुलाई 18 आपने इस तरह से चूज़ किया, और अब आप यहाँ पर फैच रेट्स पर क्लिक करेंगे। सो इस तरह से आपके पास 85.6 आ जाता है, राइट। यानी कि दोस्तों हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, वर्किंग के थ्रू हम इस पूरे कॉस्ट को, प्रोसीड्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है।
और दोस्तों जहां तक बात है आपकी डिविडेंड इनकम की, ठीक है, जहां तक बात है आपकी डिविडेंड इनकम की, आपको कौन से रेट्स लेने हैं, प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग डेट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये है आपका सितंबर 11 2025, $26 यहाँ पे आपको डिविडेंड मिला है। तो $26 का जो डिविडेंड मिला है आपको सितंबर में मिला है, और सितंबर से पहला मंथ होता है अगस्त, यानी कि 31 अगस्त का क्या रेट है वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो डिविडेंड्स के केस में आपको 1 मंथ प्रायर का जो रेट है वो लेना रहता है। दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया है डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस, यूएस बेस्ड विद होल्डिंग टैक्सेस। तो कितना कितना आपका टीडीएस काटा गया है, सो यही अमाउंट है दोस्तों आपका, जिसका आपको यहाँ पर टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि आपका इसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। आप ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर चुके हैं, सो जो अब आपकी लाइबिलिटी आएगी, आपको इस अमाउंट का जो आप पे कर चुके हैं इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हमें एक और रिपोर्ट चाहिए, वह रिपोर्ट जहां पर मेंशन्ड होगा कि आपका करंट ईयर का, करंट कैलेंडर ईयर का कितना शेयर होल्डिंग है, यानी कि आप कितने एसेट्स, कितने फॉरेन एसेट्स होल्ड कर रहे हैं। और दोस्तों ये रिपोर्ट जैसे कि मैंने बताया आपको कैलेंडर ईयर की चाहिए, यानी 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक ये रिपोर्ट होनी चाहिए जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो बिगिनिंग बैलेंस इज $1810 एंड एंडिंग बैलेंस इज $14,869। एंड आफ्टर दैट दोस्तों यहाँ पे स्टॉक, जो आपके स्टॉक प्लान्स है ESPPs हैं, वो है 1929। सो टोटल होल्डिंग्स आपकी है $16,798.94। सो ये अमाउंट आप सिर्फ होल्ड कर रहे हैं, यानी एज ऑन 31 दिसंबर आपके अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में ये अमाउंट पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। सो हमने पूरी रिपोर्ट को एनालाइज किया है, और चलिए फॉर्म 16 को भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप फॉर्म 16 की तरफ नजर घुमाएं, यहाँ पर आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स मेंशन्ड है एंड दिस इज द परक्विजिट अमाउंट। सो यहीं पर आपको ईसॉप्स देखने को मिलेंगे। इसे कंफर्म करने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहाँ पर फॉर्म 12BA में आप देख पा रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस आपके पास सेम अमाउंट मेंशन्ड है, यानी कि अब ये कंफर्म हो गया कि ये अमाउंट जो है ये मेरा ईसॉप्स का अमाउंट है, राइट। और अगर ये मेरे फॉर्म 16 में आ गया है तो जो ईसॉप्स मुझे मिले हैं उस पर मैं टैक्स ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। अब मुझे किस पे टैक्स देना है, अब अगर मैंने सेल करता हूं और मुझे गेन्स होते हैं उस पे टैक्स देना है। इसके अलावा ये जो शेयर्स मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं इस पे कुछ ना कुछ डिविडेंड आएगा, उस डिविडेंड पे मुझे टैक्स देना है। साथ ही हमने समझा कि किस तरह से हम जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, विद होल्डिंग टैक्स यूएस में पे कर चुके हैं, उसका हमें यहां पर टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा, यानी बेनिफिट मिल जाएगा, तो उतना आपको टैक्स यहां पर नहीं पे करना, राइट। ऑल राइट, सो दोस्तों चलिए सीधा चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और समझते हैं कि कैसे इसे अब अपडेट करना है। सो दोस्तों एज अ नेक्स्ट स्टेप यहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपकी डिविडेंड इनकम है, इस पूरी डिविडेंड इनकम को एक एक्सेल फाइल में ले लीजिए। और इस तरह से आपने देखा कि ये पूरी डिविडेंड इनकम हमने एक्सेल फाइल में ले ली है, अपडेट कर दिया है। यहां पर दोस्तों ये पूरी इनकम है, ये यूएस डॉलर्स में है, राइट। ये एग्जैक्टली ये अमाउंट्स है, 0.33 USD, 7 USD, 0.3 USD, ये सभी यूएस डॉलर्स है। सो इन सभी यूएस डॉलर्स को हमें एक्सचेंज रेट के थ्रू इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या इसका तरीका है दोस्तों, यहां पर एक्सचेंज रेट्स आपको लेने होंगे SBI TT बाइंग रेट। सो दोस्तों इस तरह से आप ऑफिशियल जो SBI की वेबसाइट है यहां से रेट्स ले सकते हैं, इसका लिंक आप यहां से डायरेक्टली भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल में भी टाइप करेंगे SBI TT बाइंग रेट्स, तो इस तरह से आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट नजर आएगी। इसका लिंक भी आपको दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसे कॉपी कर लीजिए। यहां पर दोस्तों ये रेट्स लेने का तरीका भी यूनिक है। क्या तरीका है, अब मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन किया है अप्रैल 30 को, या फिर आपने ट्रांजैक्शन किया जुलाई 31 को, तो हमें इससे पहले वाले महीने की लास्ट डेट का रेट लेना है। अगर यहाँ पे अप्रैल 30 को हमने ट्रांजैक्शन किया है तो हमें 31 मार्च का रेट लेना होगा। अगर 31 मार्च का रेट अवेलेबल नहीं है तो 30 मार्च का ले लीजिए, राइट। इसी तरह से मान लीजिए ये जुलाई 31 का ट्रांजैक्शन है तो हमें रेट लेना होगा 85.1 विच इज फॉर जून 30, ठीक है। एक दो मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कोई भी रैंडमली मैं अमाउंट ले लेता हूं, मान लीजिए 30 सितंबर की, ठीक है। सो 30 सितंबर के लिए 30 सितंबर का है, लेकिन मुझे एक महीने पहले का, प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट का रेट लेना पड़ेगा विच इज 31 अगस्त। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फेच रेट्स पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जब फेच रेट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं आया है, नो प्रॉब्लम, आप इससे एक दिन पहले का डेटा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए USD INR का डेटा है 87.7, सो यहाँ पे हमने 87.7 ले लिया है। इसी तरह से मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये जनवरी 30 है, राइट। सो हमें दिसंबर 31 का डेटा लेना होगा। यहाँ पर आइए, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर 31, ठीक है। एंड फैच रेट्स 89.47 का रेट है, यहाँ पे 89.47 लिया हुआ है, राइट। सो इस तरह से आपके पास एक्सचेंज रेट्स भी आ गए हैं। अब आपको अमाउंट इन INR पे कंप्यूट करना है, विच इज बेसिकली US डॉलर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट से, तो आपके पास ये अमाउंट्स आ जाएंगे। देन टेक अ सम टोटल ऑफ इट, ठीक है। 9934 आपका डिविडेंड इनकम है दोस्तों, ये आपको अपनी ITR में दिखाना पड़ेगा, राइट।
लेकिन यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, क्या 9934 की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा? यस, आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसकी आपको रिलीफ भी मिल जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी यूएस में टैक्सेशन ऑलरेडी विद होल्डिंग हुई है। बेसिकली आपका यूएस विद होल्डिंग टैक्सेशन यहाँ पे लगा है। जिस तरह से इंडिया में टीडीएस काट लिया जाता है, उसी तरह से वहां पे विद होल्डिंग टैक्स लगता है, राइट। सो इस पूरे टैक्सेशन का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को या तो निल कर देगा या फिर मिनिमम कर देगा, राइट। अब आते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन्स। देखिए, जो भी आप ईसॉप्स एक्वायर करते हैं तो कई बार आप क्या करते हैं, उन्हें सेल कर देते हैं ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप इन्हें सेल करते हैं तो यहां पर आपकी कैपिटल गेन्स की इनकम होगी, ठीक है। सो अगेन व्हेन आई लुक एट माय रिपोर्ट, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेट ऑफ सोल्ड, डेट, किस डेट को एक्वायर किया था आपने वो शेयर, क्वांटिटी कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है और कितना आपको बेच के मिला है। तो पहले अगर लाइन आइटम को हम एनालाइज करें तो 1 अप्रैल को आपने इसे बेच दिया है इस शेयर को, और ये आपने एक्वायर किया था दिसंबर 2024 में। एक क्वांटिटी आपने बेची है, ओनली वन क्वांटिटी। कितने में खरीदी थी? 379 की आपको ये पड़ी थी, खरीदी तो नहीं थी, आपको ईसॉप्स मिल गए थे एज अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो 379 का आपको ये पड़ा था और आपने इससे 380.98 में सेल कर दिया है, और आपको गेन कितना हुआ? 1.63 यूएसडी, ठीक है। इसी तरह से ये सभी ट्रांजैक्शंस हैं आपके जो आपने ड्यूरिंग द ईयर किए हैं। इन सभी ट्रांजैक्शंस को एक बार के लिए मैंने एक्सेल फाइल में नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। और ये सभी ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर्स में है, तो दोस्तों इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। वंस अगेन टीटी बाइंग रेट आपको यहाँ पे लेना है, और कैसे लेना पड़ेगा? जो आपकी ट्रांजैक्शन डेट है उस डेट का एग्जैक्ट रेट आप अगेन सेम वेबसाइट से ले लीजिए। मैं एक आपको करके बताता हूँ। 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024, डायरेक्टली आप यहाँ पे आएंगे, दिसंबर पे आएंगे, 31 एंड फैच रेट्स, तो यहाँ पे 85.20 दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे आपको 85.20 दिखाई दे रहा है, तो ये अपडेट हो गया। इसी तरह से एक और मैं बता देता हूँ, मान लीजिए 15 जुलाई 2025, 15 जुलाई 2025, ओके, सो जुलाई 15th, दैट विल बी दिस वन, राइट। फैच रेट्स 85.55, और यहाँ पे आप देखेंगे 85.55। इनफैक्ट ये ट्रांजैक्शन सेम डेट के हैं तो 85.55। दोस्तों ये एक्वायर्ड वाली डेट्स हैं, इसका एक्सचेंज रेट ले लिया है। इसी तरह से सेलिंग वाली डेट्स भी हैं दोस्तों, उसका भी एक्सचेंज रेट ले लीजिए। और अब आप सिंपली यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइए, किस तरह से, यूएसडी है, एक्सचेंज रेट है, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी ये आपके यूएस डॉलर्स हैं, एक्सचेंज रेट है, और इसको अगेन आप पेस्ट कर दीजिए, and then you can just do a total again। इस तरह से आपने इसको लिया, और फाइनली आप देखेंगे कि आपका जो गेन या लॉस हुआ है उसको भी आप कंप्यूट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज योर सेलिंग प्राइस, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, एंड दिस इज योर गेन, कैपिटल गेन, ठीक है। इन टोटल आप इसको भी सम कर लीजिए। अब हमारे पास सभी चीज़ें दोस्तों अवेलेबल है आईएनआर में, राइट। तो मेरा जो गेन हुआ है वो यहाँ पे आईएनआर में मेरे पास अवेलेबल है, 1,07,000 का। दोस्तों क्या इस पर टैक्स मैं पे कर चुका हूँ? नहीं। जब आपको ये ईसॉप्स मिले थे उस वक्त आप इस पे फ्रॉम योर सैलरी टैक्स पे कर चुके हैं, लेकिन अब जब आप इन्हें सेल कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई होगी। सो यहां पे कैपिटल गेन ट्रिगर होता है, और इस कैपिटल गेन के ऊपर आपको यहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं पोर्टल पर, और एक एक करके किस तरह से आपको ये पूरी डिटेल शो करनी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो चलिए फटाफट से लॉग इन करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा बेसिक से नहीं बताऊंगा आपको, आई होप ये सब आपको मालूम है, तो मैं स्किप कर दूंगा वाला पार्ट, और जस्ट मैं आपको आईटीआर में कहाँ पे पूरी इनकम शो करनी है वो दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैं अभी ITR 3 चूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे FNO इनकम भी है, लेकिन अगर आप चाहें तो ITR 2 भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो जनरल वाले शेड्यूल में आप सिर्फ मैंडेटरी वाला सेक्शन रखिए। इनकम वाले शेड्यूल में अगर आपके पास सैलरी है तो सैलरी रखिए, हाउस प्रॉपर्टी है तो रखिए, अदरवाइज रहने दीजिए। कैपिटल गेन्स को चूज कर लीजिए, 112A को चूज कर लीजिए, 115AD रहने दीजिए। VDA क्रिप्टो अगर है तो रखिए, अदरवाइज क्रिप्टो रहने दीजिए। शेड्यूल SI भी रहेगा, IF की ज़रूरत नहीं है। एग्जेम्प्टेड इनकम एग्रीकल्चरल वगैरह है तो दिखाइए, अदरवाइज रहने दीजिए। पास थ्रू इनकम रहने दीजिए। FSI दोस्तों ये जरूर रखिए आप, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ, FSI आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल TR, समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो ये आपको रखना है। दोस्तों जब मैं इस शेड्यूल पर आऊंगा तब मैं आपको एक और फॉर्म के बारे में बताऊंगा जो आपको फाइल करना रहेगा, तभी आपको आपके टैक्स पेड की क्रेडिट मिल पाएगा, तभी आपको DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा, राइट। सो उस कॉन्सेप्ट को जब वो पॉइंट आएगा मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज इट माइट बिकम लिटिल कंफ्यूजिंग। बिजनेस की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे FNO इनकम है तो यहाँ पे बैलेंस शीट रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग मैंडेटरी है, रखिए। ट्रेडिंग P&L, अदर इनकम की जरूरत नहीं है, राइट। BP मैंडेटरी है, ये सभी शेड्यूल्स मैंडेटरी नहीं है, इन्हें रहने दीजिए, राइट।
डेप्रिसिएशन हम नहीं क्लेम कर रहे, वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट। अगर आप क्लेम करना है आपके पास डेप्रिशिएबल एसेट्स तो डाल सकते हैं। रिडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रिडक्शन यहाँ पे नहीं है, हटा दीजिए, राइट। 6 से मैंडेटरी रहेगा, लेट इट बी, हम वहाँ पे इसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे। टैक्सेशन में दोस्तों ये शेड्यूल टैक्स डेफर्ड ऑन ईसॉप ये रहने दीजिए। कई लोग सोचते हैं कि यार ईसॉप्स की बात की है तो ये वाला सेक्शन आएगा, ये नहीं आएगा दोस्तों, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अदर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंडेटरी वाले रखिए, नॉन मैंडेटरी वाले हटा दीजिए। शेड्यूल एफ ए रखना पड़ेगा दोस्तों, आई रिपीट, शेड्यूल एफ ए विच इज डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो शेड्यूल ए एल भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू कीजिए, स्किप क्वेश्चंस। ऑल राइट, अब यहाँ पे आपके पास सभी स्टेप्स आ गई हैं। मैं यहाँ पे फॉरेन एसेट्स पे फोकस कर रहा हूँ, इसलिए आई विल स्ट्रेट कम टू दैट पार्ट। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके शेयर्स हैं और ये शेयर्स यूएस मार्केट में लिस्टेड है, इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ऑल राइट, सो यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होगा जब आप इसे 2 साल से कम होल्ड करेंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होगा जब आप इसे 2 साल से ज्यादा होल्ड करेंगे, राइट। अब देखते हैं कि इन्हें आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर कहां पर अपडेट करना है एग्जैक्ट शेड्यूल। सो दोस्तों मैं आ गया इनकम टैक्स पोर्टल पर, और अगेन यहाँ पर आपका जो कैपिटल गेन्स है, ये कैपिटल गेन्स वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड है वो कहीं पे भी आप देखेंगे 25 में खरीदे हैं ज़्यादातर और 25 में ही बेच दिए हैं, राइट। और एक 24 में खरीदा है और वो 25 में बेच दिया है इन द ईयर 25। तो कहीं पर भी यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। सो ऑल दिस विल बी अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों जब आप कैपिटल गेन शेड्यूल में आते हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर देखिए सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे आपको इग्नोर कीजिए, स्लम्प सेल भी इग्नोर कीजिए। थर्ड वन, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगर आपके पास इंडियन मार्केट में भी कुछ शेयर्स हैं, कुछ आपके पास सिक्योरिटीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी सेल आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। लेकिन जो यूएस वाले हैं उनके लिए आपको नेक्स्ट 6th में आपको ये डालना पड़ेगा, सीरियल नंबर 6 में। इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। एडिट पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ शेयर सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स, एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास अदर देन कोटेड शेयर्स है तो आपको डिटेल अपडेट करनी है। अगर आप यहाँ पे पूरा ये सेक्शन पढ़ते हैं तो सेकंड वाला पोर्शन जो आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स, ठीक है। देखिए आपके जो शेयर्स हैं, बेशक यूएस में शेयर्स हैं लेकिन ये कोटेड शेयर्स हैं, ठीक है। कोटेड मतलब विच आर कोटेड इन अ लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो यूएस मार्केट में लिस्टेड है, सो डेफिनेटली दीज आर कोटेड। कोटेड है तो आपको अदर देन अनकोटेड शेयर वाले सेक्शन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपकी सेल वैल्यू, ठीक है। सेल वैल्यू आपकी आ गई 3036125, 3036126 कर दीजिए इसे राउंड ऑफ, 3036126, 3036126। एंड देन आपकी जो कॉस्ट है वो है आपकी 2928895। दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये आप यहाँ पे कॉस्ट डाल देंगे 2928896, 2928896, ठीक है। यहाँ पे आपको गेन आ रहा है 107229, यहाँ पे आपको गेन आ रहा है 107229 एंड 107229 और 230, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पोर्शन आपने अपडेट कर दिया है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कीजिए और इसे सेव कर दीजिए। अगेन स्क्रॉल डाउन कीजिए और इसे कंफर्म कर दीजिए, राइट। दोस्तों इसके बाद आपको आना है अदर सोर्सेज पे। सो दोस्तों जो डिविडेंड इनकम है इसे आईटीआर में अपडेट करते हैं फटाफट से। देखिए वर्किंग तो हमने ऑलरेडी बना ली थी और हमारी वर्किंग के हिसाब से 9934 इज द डिविडेंड अमाउंट। मैं आ गया हूं दोस्तों अदर सोर्सेज पे, क्लिक कीजिए अदर सोर्सेज पे और यहां पे आप देखेंगे यहां पर आपके पास है ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, स्पेशल रेट्स, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 एंड सो ऑन। यहां पर दोस्तों आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आना है और यहां पर एडिट कीजिए इसे। और दोस्तों यहां पर कुछ ऑलरेडी आपकी इनकम रिफ्लेक्ट कर रही है, सो यहां पर आपको 9935 अपना ऐड करना होगा। सो 2334 ऑलरेडी है। सो दोस्तों 2334 आपको हम ऐड कर लेते हैं। 2334 इज फ्रॉम योर इंडियन मार्केट, इंडियन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यूएस वाला ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो यूएस वाले को और इंडियन वाले को ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 33268। सो 3326869 कर देते हैं एंड 33269, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अपडेट करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अपडेट करने के बाद दोस्तों हमें इसकी एक्रूवल की इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। सो अभी के लिए आप इसे सेव कीजिए और यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आपने फर्स्ट क्वार्टर में ही पूरा अमाउंट डाल दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको आप चाहें तो अपने क्वार्टर के हिसाब से भी अपडेट कर दीजिए, तो आपको हो सकता है 5-10 रुपये का इंटरेस्ट का पोर्शन फर्क पड़ेगा।
अगर आप चाहें तो फर्स्ट वाले में ही डाल दीजिए, अदरवाइज आप रिस्पेक्टिव क्वार्टर में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। सो यू कैन डू इट एनीवेज। अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट वाले क्वार्टर में डाल दिया है, राइट। सो थोड़ा सा इंटरेस्ट का फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे अगर आप के पास पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कौन से क्वार्टर में आपका डिविडेंड आया है, तो आप इस तरह से इसे रिस्पेक्टिव क्वार्टर में भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंफर्म। इसके बाद दोस्तों आप सीधे आइए शेड्यूल FSI पे, राइट, डिटेल्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। क्लिक कीजिए, ऐड अनदर कीजिए। कंट्री कोड में दोस्तों जो भी आपकी कंट्री है, राइट, इन दिस केस इट्स यूनाइटेड स्टेट्स, सो USA सिलेक्ट कर लीजिए। सो ये सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसे चूज कर लीजिए। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आपके पास एक टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो अपडेट कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आएगा आपका पासपोर्ट नंबर। सो मैं अभी के लिए एक डमी नंबर यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। दिस इज योर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपके पास अगर US का आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो US टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दीजिए, दुबई का है दुबई का डालिए, जिस भी कंट्री का है वो डाल दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। इन केस टेन इज नॉट अपडेटेड और अलॉटेड, प्लीज मेंशन द पासपोर्ट नंबर, आप पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, राइट। दोस्तों इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे सैलरी इनकम है। सैलरी आपकी फॉरेन से नहीं आ रही है, राइट। यहाँ पर आप कुछ भी अपडेट मत कीजिए, और जो आपके परक्विजिट्स मिले हैं ESOPs के, वो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अपडेट नहीं करने हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। दोस्तों यहाँ पे कैपिटल गेन अपडेट होगा, बेसिकली जो आपने ESOPs को सेल किया है, राइट, सो वो आपका कैपिटल गेन हो गया, और जो आपको डिविडेंड मिला है वो आपका अदर सोर्स हो गया। तो ये दोनों शेड्यूल्स आपको अपडेट करने हैं। 107230 टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया में आप 0 कर दीजिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है ये डिस्क्लोजर का शेड्यूल है, इसलिए इस तरह से आपके पास एक अलर्ट मैसेज भी आया है कि आप रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स में इस इनकम को दिखाइए जरूर। सो 107230 जैसा कि आप जानते हैं हमने कैपिटल गेन्स में भी दिखाया है, और यहाँ पे भी हमें इसे दिखाना है। सो दोस्तों टैक्स पेएबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इंडिया, अगर हम इसकी बात करें सो हमारे केस में इनकम 30% टैक्स से लग रही है, 30% के स्लैब में फॉल करते हैं। सो बेसिकली 30% आप इस पे ले लीजिए, टोटल आपका जितना भी गेन है, राइट। और इसके बाद आपको यहाँ पे 4% सेस भी लेना पड़ेगा। दोनों को अगर आप ले लेते हैं तो 33455.74। सो इसको आप राउंड ऑफ करके 33456 इस तरह से आप यहाँ पे ले लेंगे, राइट। अब क्योंकि आपने बाहर कुछ भी टैक्स पे नहीं किया है तो आपको यहाँ पे टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम की। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है दोस्तों, एज यू नो 9935। दोस्तों अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया का टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप 9935 पर जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है उस रेट से आप टैक्स पे कर दीजिए। अगर आप यहां पर टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया क्लेम करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों इस तरह से 1042S ये फॉर्म आता है। जिस तरह इंडिया में फॉर्म 1616A चलता है, उस तरह से वहां पर 1042 फॉर्म होता है। ये फॉर्म आपको यहां पर अपलोड भी करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये टैक्स रिलीफ क्लेम कर पाते हैं। अगर आपके पास ये फॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं से, तो फिर जो भी आपकी डिविडेंड इनकम है उस पर जितना भी थोड़ा बहुत आपका टैक्स बनेगा वो आप पे करके इसे क्लोज कीजिए मैटर को। दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि आप अगर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, आपने जो टैक्स पे किया है उसके लिए, तो आपको फॉर्म 67 भी फाइल करना जरूरी है, ठीक है। आप देख लीजिए कि आपको कितना टैक्स क्रेडिट मिला है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आपको जो ग्रॉस इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है 54 ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूएस गवर्नमेंट ने पूरे डिविडेंड पे टैक्स नहीं डिडक्ट किया है, मात्र $54 पे ही उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है। अब आप देख लीजिए कि अगर आपको ठीक लगता है कि आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है और उसके बाद आपको ये जो टैक्स विदहेल्ड किया है 14, बेसिकली इंडियन करेंसी में 1400 रुपीज हो गया, मोटा मोटी 1300-1400 रुपए हो गया। आपको ये क्लेम करना है तो फॉर्म 67 फाइल कीजिए, टैक्स रिलीफ क्लेम कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार ठीक है, लेट्स क्लोज द केस, इतना हम पेपर वर्क नहीं करेंगे, प्रोसीजर नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो अप टू यू, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं दोनों ही तरीके। जैसा कि आप देख सकते हैं $14 का यहाँ पे टैक्स विदहेल्ड हुआ है। $14 को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, राइट। और टैक्स पेएबल अंडर नॉर्मल प्रोविजंस इंडिया के हिसाब से आप यहाँ पे टैक्स अपडेट कीजिए 9935 पे। दोस्तों अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है तो यहाँ पे सरचार्ज नहीं लगता है, तो चेक कर लीजिए। कई केसेस में आपकी इनकम हो सकता है 50 लाख से ज्यादा हो तो वहाँ पे 10% सरचार्ज भी लग रहा होगा, राइट। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा तो 15% सरचार्ज लग रहा होगा। इन दैट केस आप इंश्योर कीजिए कि जो भी आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर आपका सरचार्ज फैक्टर्ड इन है, राइट। इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर आपकी टैक्स विदाउट सरचार्ज वगैरह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, तो 30% आपका टैक्स हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग 50 लाख से कम ही अर्न करते हैं,
ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो 50 लाख से ऊपर कर रहे हैं अर्न। सो आई एम श्योर दे विल हैव देयर ओन सीए जो उनकी रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे होंगे। सो आप यहाँ पर 4% एजुकेशन सेस लगा दीजिए और फिर आप जब इसको सम करते हैं सो दैट विल बी 3099 या फिर 3100, 3100 रुपये। ठीक है, सो 3100 रुपये आप इस तरह से यहाँ पे अपडेट करेंगे। दोस्तों व्हेन इट कम्स टू रिलेवेंट आर्टिकल, तो यहाँ पे आप आर्टिकल 10 डाल दीजिए। ठीक है, आर्टिकल 10 होता है यहाँ पे डिविडेंड के केस में, राइट। और इस पर्टिकुलर केस में हम लोग कोई टैक्स रिलीफ नहीं क्लेम कर रहे हैं। रीजन बीइंग सिर्फ एक मामूली सी टैक्स रिलीफ है और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा पेपर वर्क प्रोसीजर नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत जो टैक्स आएगा हम वो पे कर देंगे, दैट इज आवर व्यू। तो हम यहाँ पे टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया कुछ नहीं डाल रहे हैं। सो अल्टीमेटली टैक्स रिलीफ भी यहाँ पे रिलेवेंट डीटी आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दोनों ही अप्रोच मैंने बता दी है। अब आप इसे सिंपली सेव कर दीजिए। सो जस्ट सेव इट। सो दोस्तों अपडेट होने के बाद इस तरह से आपका ये शेड्यूल दिखता है, शेड्यूल एफएसआई। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज में आपको वैल्यूज दिख रही हैं। सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आता है टैक्स रिलीफ सेक्शन, क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने डमी नंबर डाला हुआ अभी के लिए। एंड देन यू कैन सी कि आपने टोटल कितना टैक्स पे किया है आउटसाइड और आपको कितनी रिलीफ मिल रही है। हमारे केस में 0 है, आपके केस में अगर रिलीफ है तो आपकी अपडेट हो जाएगी। दोनों तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों येस नो कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कुछ भी क्लेम नहीं किया है। सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन कंफर्म। यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कीजिए फोर्थ वाले पॉइंट के लिए एंड क्लिक ऑन कंफर्म। इसके बाद दोस्तों आता है शेड्यूल एफए। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डेफिनेटली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, राइट। और गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है कि जिन लोगों के पास फॉरेन सोर्स इनकम है वो अपना एक्यूरेटली डिस्क्लोज कीजिए। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो गाइज इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, आपको नोटिस वगैरह आ सकते हैं। सो गाइज इसको बहुत ही तरीके से फाइल कीजिए, वीडियो को बार बार चेकआउट कीजिए। जहाँ भी आप स्टक हो रहे हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही है तो क्लियरली उसे समझिए। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर मिल जाए, आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं शेड्यूल एफए। यहाँ पर आपको अलग अलग टेबल्स हैं, देखते कौन सा टेबल आपको अपडेट करना है। फर्स्ट वन इज A1, डिटेल ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट द टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर एंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2025। याद रखिए दोस्तों ये कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में भी पूरा कैलेंडर ईयर का सिस्टम है। वहां पे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर फॉलो होता है, अनलाइक इंडिया जहां पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन विल नॉट बी एप्लीकेबल। Coming to the second one, A2, details of foreign custodial account held, including any beneficiary interest at the time during the calendar year ending as on 31st December 2025। दोस्तों ये एप्लीकेबल रहेगा, क्लिक कीजिए। ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। नाउ नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, अकाउंट नंबर, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट अपडेटिंग इट। US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपडेट कर दीजिए। आप देखेंगे कि नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फिडेलिटी स्टॉक प्लान सर्विसेज, ये आपका नेम आना चाहिए। यहाँ पे एड्रेस भी है 245 समर स्ट्रीट, बॉस्टन, MA, एंड एड्रेस भी डाल दीजिए 02210 एंड जिप कोड भी डाल दीजिए। और अकाउंट नंबर आपको आपकी रिपोर्ट पे मिल जाएगा, उसे अपडेट कर दीजिए। सो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर दीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपकी रिपोर्ट्स में। एंड जस्ट अपडेट इट। पीक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट आपका गया है ड्यूरिंग द ईयर इन दैट स्टेटमेंट, सो इट विल बी बेसिकली 14869, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट टू विच इट हैज गॉन अप टू। और दोस्तों जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे आपको इंडियन करेंसी में अपडेट करना है। सो जो आपकी मैक्सिमम पीक वैल्यू है उसे आप INR में कन्वर्ट कर दीजिए विद एन एक्सचेंज रेट। सो वी विल डू इट विद 31st December एंड फैच रेट्स 89.47, and that is how you will get the amount, which is this amount 13,30,329 dividend that is 9934। now add another। दोस्तों ऐड अनदर करेंगे और यहाँ पर अगेन एक और लाइन आइटम हमें एंटर करनी रहेगी, विच इज फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जो आपके पास इनकम आई है, राइट। सो यूनाइटेड स्टेट्स, ये पूरी डिटेल्स अपडेट कर दीजिए। और मैं बस आपको लास्ट वाला पोर्शन बता देता हूँ, प्रोसीड फ्रॉम सेल और रिडम्पशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स को बेचा भी है। क्लिक कीजिए। सो हमारी वर्किंग्स में आप देख सकते हैं जो हमारी सेल हुई है 30,36,000 की, राइट। सो 30,36,126 ये हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। एंड आफ्टर अपडेटिंग दिस टेबल आप इसे सेव कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है आपका A3, डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी। सो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हैं तो फॉरेन इक्विटी में तो आएंगे ही। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपडेटेड है। डेफिनेटली ये आपकी पुरानी लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो गई है। जस्ट क्लिक ऑन इट, एडिट,
और आप देख सकते हैं सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर वंस अगेन फाइल करनी पड़ेगी, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीक वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, राइट। सो इस तरह से आप इसे अपडेट करके सेव कर देंगे। स्क्रॉल डाउन कीजिए दोस्तों एंड देन क्लिक ऑन कंफर्म। सो इस तरह से आप देखेंगे FSI, TR, FA ये तीनों शेड्यूल आपके यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। दोस्तों आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड ओनली फॉर फॉरेन एसेट्स, ESOPs। अगर आपके कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।